हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अपने रिज्यूम को अच्छा कैसे बना सकते हैं, अल्टीमेट वेज टू राइट अ रिज्यूम। अगर आप ये रिज्यूम टिप्स सुनकर अपने रिज्यूम में चेंजेस करते हो तो आपका रिज्यूम बाकी सारे लोगों से स्टैंड आउट हो जाएगा और आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एचआर की तरफ से नोटिस करने में। और वीडियो के अंत में मैं आपको 5 बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ जो मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किए हैं और जिससे आपका रिज्यूम बहुत अच्छा हो सकता है। पिछले 10 सालों में मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे एचआर कंसल्टेंसीज के साथ मैंने काम किया हुआ है, जिससे मैंने ये पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं कि बहुत सारे लोग या फिर कैंडिडेट्स अपने रिज्यूम राइट करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। और ये मिस्टेक्स ना कि सिर्फ नोटिसेबल होते हैं, इसके वजह से आपका रिज्यूम रिजेक्ट भी हो सकता है। यानी आपका रिज्यूम आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, इसलिए आपको आपके रिज्यूम को बहुत अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पहले आपका रिज्यूम कंपनी में पहुंच जाता है, यानी आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग आप उस कंपनी पे या फिर उस एचआर पे एक इंप्रेशन बना रहे हो। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो इंप्रेशन खराब हो या फिर आपके रिज्यूम के वजह से आपका टैलेंट मिस आउट हो जाए, क्योंकि एचआर के पास दिन में थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम्स आते हैं जो उन्हें स्क्रीन करने पड़ते हैं, जो उन्हें पढ़ने पड़ते हैं, उनसे एक टैलेंट निकालना पड़ता है। उन टैलेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल करने पड़ते हैं, तो एचआर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। आपका रिज्यूम पढ़ने में या फिर एनालाइज करने में उन्हें हार्डली 5 से 10 सेकंड ही मिल सकते हैं, और अगर आपके रिज्यूम में बहुत सारी मिस्टेक्स हो तो कोई भी एचआर आपके रिज्यूम के वजह से इंप्रेस नहीं हो सकता। तो चलो जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपका रिज्यूम स्टैंड आउट करने के लिए या फिर एक अल्टीमेट या फिर एक प्रो लेवल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी आइडेंटिटी, आपकी बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपका नाम हो। रिज्यूम के स्टार्ट में या फिर टॉप में आप आपका नाम बोल्ड लेटर्स में या फिर बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, जिसके नीचे आपका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। आप कोई भी ईमेल एड्रेस उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे joytherider@gmail.com, पिंकी द लवली सिस्टर @gmail.com। आपका ईमेल एड्रेस हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए, ना कि नंबर्स। क्योंकि जब भी आपके ईमेल एड्रेस में नंबर्स आ जाते हैं, ये एक रॉन्ग इंप्रेशन दे देते हैं एचआर को कि आपने आपका ईमेल चूज करते समय उतना ध्यान नहीं दिया है। उसके नीचे आता है आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप अपने कंट्री कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए आप इनेबल हो सको। उसके नीचे इमीडिएटली आ जाता है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो अभी जाके लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, बिकॉज आज के प्रोफेशनल दौर में लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे आप अपनी खुद की वेबसाइट दे सकते हो, या फिर अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो तो आप पिंटरेस्ट या फिर ड्रिबल जैसे वेबसाइट्स के भी रेफरेंसेस दे सकते हो। ये तो हो गया आपका बेसिक डिटेल्स। अभी उसके नीचे आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 हमेशा स्टार्ट होता है 2 लाइन समरी के साथ। कभी भी उसे 1 लाइनर या फिर 3 या 4 लाइनर मत कीजिए, उसे हमेशा 2 लाइन में ही होना चाहिए, जिसमें आप लिख सकते हो आई एम हैविंग द सो एंड सो टेक्निकल स्किल विद सो एंड सो एक्सपीरियंस एंड हाउ आई एम गुड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ यू हैव मी ऑन बोर्ड। तो इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हो, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप उससे पैराग्राफ में कन्वर्ट ना करो। पैराग्राफ मतलब 3 या 4 लाइन में कन्वर्ट ना करो। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस डिटेल्स। फ्रेशर्स के लिए हम डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस लोगों ने आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस टू द ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस मेंशन करने चाहिए। एक्सपीरियंस मेंशन करने के टाइम पे आपका डेजिग्नेशन नेम फॉलोड बाय आपका कंपनी नेम, आपका कंपनी टेन्योर, अगर आप अभी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप प्रेजेंट लिख सकते हो, या फिर आपका मंथ एंड ईयर भी सफिशिएंट होता है। डोंट इंक्लूड द एब्सोल्यूट डेट ओवर देयर, जैसे 16 सितंबर 2018 या फिर 31 दिसंबर 2020। आप ऐसे डेट्स इंक्लूड नहीं करोगे तभी भी चलेगा, मंथ और ईयर सफिशिएंट होता है। अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो तो आपको सारे एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा उसके बारे में आप 1 लाइनर या 2 लाइनर लिख सकते हो, जिसमें आप बुलेट पॉइंट्स दे दोगे। मेक श्योर कि उस बुलेट पॉइंट्स में हमेशा स्टैटिस्टिक्स मेंशन किए गए हो। आप सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख सकते कि मैंने ये मैनेजमेंट किया हुआ है या फिर मैंने ये प्रोजेक्ट हैंडल किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स विल स्टैंड यू आउट। सो आप ये लिख सकते हो कि मेरे वजह से वहां पे 73% ग्रोथ हुआ है, या फिर कंपनी ने 150 करोड़ का रेवेन्यू और बढ़ाया हुआ है।
मैंने इतने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के साथ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। जब भी नंबर्स आपके रिज्यूम में आ जाते हैं वो आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच दिखा देते हैं और एचआर को पता चल जाता है कि ये बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा परसेंटेज वाइज अपने स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। फ्रेशर्स के लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स या फिर आपके इंटर्नशिप डिटेल्स आप वहां पे डाल सकते हो। उसे भी पूरी तरह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 लाइनर या 2 लाइनर आप बताने वाले हैं। ये आपका रिज्यूम होने वाला है, आपकी जन्म कुंडली नहीं जिसमें आपको पूरा लिखना ही है। एचआर सिर्फ आपको स्कैन करने वाले हैं कि आपको किस तरीके की इंटर्नशिप मिली है या फिर किस तरीके का एक्सपीरियंस है। और जब भी आपका एचआर राउंड होगा तभी इन सारे डिटेल्स पे एचआर आपके साथ इन डिटेल में डिस्कशन करने ही वाला है। उसका नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है आपके एजुकेशन डिटेल्स। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका ग्रेजुएशन एंड अबाउ वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड योर परसेंटेज डिटेल, क्योंकि इससे ही पता चल जाता है कि आप अपने एकेडमिक्स में कैसे थे। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको आपके 10th या फिर 12th के मार्कशीट्स या फिर डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स भी दे सकते हो। मगर आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपको आपके सारे एजुकेशन डिटेल्स के बारे में डिस्क्लोज करना जरूरी होता है विथ योर जीपीएस या फिर परसेंटेज। उसके बाद सेक्शन आता है सर्टिफिकेशंस का। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशंस किया हो, जैसे पीएमपी हो गया, प्रिंस2 हो गया या फिर एमसीएसई, सीसीएनए, आपने जो भी सर्टिफिकेशन किया हो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप रिलेवेंट सर्टिफिकेशन ही वहां पे मेंशन कर रहे हो। जैसे आप फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे सीसीएनए सर्टिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इररिलेवेंट सर्टिफिकेशन है वहां पे। इससे सिर्फ आपके रिज्यूम का साइज बढ़ने वाला है। उसका नेक्स्ट इमीडिएट सेक्शन आ जाता है आपके अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स या फिर आपके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आपके पास्ट कंपनी में कोई अचीवमेंट्स हो या फिर अवार्ड हो, आपके कोई पेटेंट्स हो या फिर आपने किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो तो आप वहां मेंशन कर सकते हो। बट मेक श्योर कि रिलेवेंट डिटेल्स ही वहां पे हो। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपकी हॉबीज। रिज्यूम स्कैन करने के टाइम पे जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे लोग सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग इस तरीके की हॉबीज डालते हैं जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर आप टेक पोजीशन में जा रहे हो तो लर्निंग न्यू स्किल्स, गेटिंग न्यू सर्टिफिकेशंस ये आप डाल सकते हो। अगर फाइनेंस में आप जॉब करने जा रहे हो तो लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इस बारे में आप बता सकते हो। तो रिलेवेंट हॉबीज आप वहां पे बताओ, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है वहां पे देखने को कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं या फिर आपको डांसिंग आती है कि नहीं। तो मेक श्योर कि हॉबीज मेंशन करने के टाइम पे रिलेवेंट डेटा ही वहां पे हो। ये तो हमने देख लिया कि आपका रिज्यूम का फ्लो कैसे होना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। बट अभी हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके रिज्यूम में ना हो तो बेहतर है। इन चीज़ों की वजह से सिर्फ आपके रिज्यूम की साइज बढ़ने वाली है, इसमें कोई चीज़ें एडिशनल एड ऑन नहीं होती है। तो पहला होता है आपका एड्रेस। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से एड्रेस पे रह रहे हो या फिर आप कौन से लोकेलिटी में रह रहे हो। अगर उन्हें वो डिटेल की जरूरत है तो वो आपसे मांग लेंगे ओवर द ईमेल या फिर डायरेक्ट कॉल के ऊपर। सेकंड पॉइंट है आपका फोटो। कभी भी अपना फोटो अपने रिज्यूम में इंक्लूड ना करें, क्योंकि जब भी आप वो करेंगे और आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेंगे तो आपका फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा और वो बहुत बुरा इंप्रेशन दिखाता है आपके एचआर के ऊपर। नेक्स्ट इज डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अबाउट योर एक्सपीरियंस। कभी भी अपने एक्सपीरियंस को फुल फ्लेज मत दीजिएगा। जैसे कि हमने पास्ट सेक्शन में देखा कि आपके रिज्यूम के एक्सपीरियंस पैनल में सिर्फ लास्ट वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसमें ही आप सिर्फ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बाकी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इररिलेवेंट हो जाते हैं। अगर एचआर को उनकी जरूरत है तो वो आपसे मांग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इररिलेवेंट सर्टिफिकेशन के बारे में अपने रिज्यूम में बताना। जैसे हमने देखा कि अगर हम फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो हम कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन नहीं दिखा सकते, वैसे ही बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में भी बता देते। ये जनरल स्किल्स है या फिर इसे सॉफ्ट स्किल भी कहा जाता है। अगर आप अपना रिज्यूम लिख रहे हो या फिर बना रहे हो इसका मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है और वो आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बनाया है और मेजरली वो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही होने वाली है। तो आपको ये स्किल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज आप अपने इररिलेवेंट स्किल्स वहां पे नहीं दिखा सकते। मेजोरिटी टाइम हमने देखा हुआ है कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं या फिर यूडेमी पे वीडियोस देख लेते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो स्किल वो उसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक आपको किसी स्किल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है आप वो स्किल अपने रिज्यूम में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने मान लो किसी स्किल को अपने रिज्यूम में डाल दिया और एचआर ने उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन पूछ लिए या फिर टेक्निकल राउंड में या फिर फेस टू फेस राउंड में आपको क्वेश्चन पूछे गए और आपने उसका आंसर गलत दे दिया या फिर आप उसके बारे में जानते नहीं है, तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज आप अपना डीओबी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस अपने रिज्यूम में इंक्लूड मत कीजिएगा,
किसी को भी लेना देना नहीं है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर आपका जेंडर क्या है। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एंड में हम वो 5 सीक्रेट बेस्ट टिप्स देखने वाले हैं जो आपके रिज्यूम को बेस्ट बना सकते हैं। तो पहला टिप है यूनिफाइड एक्सप्रेशंस। आप अपने रिज्यूम में हमेशा प्रोफेशनल फॉन्ट्स ही यूज़ करोगे, जैसे कि ओपन सैंस या फिर कैलिबरी। और हमेशा फॉन्ट साइज रखना 12 या फिर 14। 14 इज़ फॉर हाइलाइटर्स एंड 12 इज़ फॉर बेसिक कंटेंट। हमेशा अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिएगा। सो जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई करने जाते हो तो आप देखते हो कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे उन्हें पीएचपी की ज़रूरत है, पीएमपी की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें अपने रिज्यूम में हाईलाइट करो ताकि एचआर को वो चीज़ें दिख सके इजीली। सो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा है कि एचआर के पास सिर्फ 5 या 10 सेकंड होते हैं आपका पूरा रिज्यूम स्क्रीन करने के लिए। तो अगर आप ये सारे कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं करोगे तो एचआर को पूरा रिज्यूम स्क्रीन करना पड़ेगा, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा। पर उतने भी कीवर्ड हाईलाइट मत कर दीजिएगा कि सब कुछ बोल्ड में हो जाए। कभी भी फ्लोरोसेंट या फिर हाईलाइटर का यूज़ ना करें किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के टाइम पे, ये एक बैड इंप्रेशन देता है। सेकेंड टिप इज बेस्ट कीवर्ड्स। तो जब भी आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। वैसे ही जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हो किसी भी पोर्टल पे, भले वो नौकरी हो, टाइम्स जॉब हो, शाइन हो, तो जब भी आप किसी भी कीवर्ड को डालते हो या फिर आपकी स्किल को डालते हो तो पहले जो 3-4 सजेशन आ जाते हैं वो एक हाई रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं। जनरली एचआर भी वही कीवर्ड्स यूज़ करते हैं आपका रिज्यूम सर्च करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप वो सारे कीवर्ड्स अपने रिज्यूम में इंक्लूड कर सको। टिप नंबर 3 इज शॉर्ट रिज्यूम। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर फ्रेशर हो, इट डजेंट मैटर, आपका रिज्यूम सिर्फ एक पेज का ही होना चाहिए। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि एचआर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो अगर पेज पलटते ही रहेगा तो उसे टू एंड फ्रो जाने में टाइम लगेगा और जिसके वजह से आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो सकता है। एचआर बहुत मूडी होते हैं और अगर उन्हें किसका रिज्यूम अच्छा नहीं लगता है विजुअली भी, तभी भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आप नॉर्मल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो या फिर आप फ्रेशर हो, आपका रिज्यूम एक पेज का होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 या 15 सालों से ज़्यादा है तो आप 2 पेज पे जा सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लिस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी और उस लेवल पे नंबर ऑफ रिज्यूम्स भी कम होते हैं। इसकी वजह से एचआर को ज़्यादा टाइम मिल जाता है किसी भी रिज्यूम को स्क्रीन करने के लिए और एचआर कभी भी ऐसे रिज्यूम मिस आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये हायर डिजिग्नेशन का मामला है। 4th टिप इज फिल द गैप। तो मान लो अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप हो या फिर आपके जॉब में कोई गैप हो तो आप वो गैप किसी स्किल से या फिर किसी सर्टिफिकेशन से भर सकते हैं। मेक श्योर कि आप वो सर्टिफिकेशन करो या फिर वो आप स्किल अडाप्ट करो। आप वो चीज़ें दिखा सकते हो। कोई भी एम्प्लॉयर या फिर कोई भी एचआर आपको ये नहीं कह सकता कि आपने वो गैप लिया हुआ है इसकी वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। जनरली वो ये चेक करते हैं कि आपने जो भी गैप लिया हुआ है वो गैप किसके लिए लिया हुआ है, वो वैलिड रीज़न है कि नहीं, और अगर वैलिड रीज़न है तो आपने उस गैप का क्या यूटिलाइजेशन किया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप कोई सर्टिफिकेशन या फिर स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो। द 5th एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट कॉपी पेस्ट। एचआर के साथ काम करते समय मैंने देखा हुआ है कि किसी कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ही रिज्यूम के 20-25 कॉपीज हमारे पास आ जाते हैं सिर्फ नाम, एड्रेस और थोड़ी मोड़ी डिटेल्स चेंज करने के बाद। ये करना आपको टालना होगा क्योंकि एचआर दिन में हज़ारों रिज्यूम देखते हैं। आपके लिए आपका सिर्फ एक ही रिज्यूम है लेकिन एचआर के लिए वैसे हज़ारों रिज्यूम आते हैं और एचआर को हर एक रिज्यूम का पैटर्न पता होता है। तो अगर एचआर को आपके रिज्यूम में कुछ इनोवेशन नहीं दिखाई दिया या फिर आपकी मेहनत नहीं दिखाई दी तो एचआर आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये थे हमारे 5 सीक्रेट टिप्स। अगर आप ये इंप्लीमेंट करते हो तो आपका रिज्यूम बेस्ट हो सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आपका रिज्यूम आप अल्टीमेट कैसे बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो या फिर फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।